Hi chemistry viewers, Namaskar, how are you? Welcome to LAMSED. In this lecture series, we are discussing non-aqueous solvent, and in the previous class, we have read aqueous solvent, non-aqueous solvent and their types. पिछले क्लास में हम लोग ये तीन पार्ट को डिस्कस किए थे, aqueous solvent, non-aqueous solvent and how many types of non-aqueous solvent. और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड देयर क्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसको हम एक अलग हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे इसको हम ये भी लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शन। मतलब कि केमिकल जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का केमिकल रिएक्शन में क्या रोल होता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होता है। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे, जो कि है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रेंज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है इंडिकेट करता है कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना रहेगा और उस टेम्परेचर रेंज में वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इट इंडिकेट द टेम्परेचर रेंज इन विच द सॉल्वेंट exist in liquid state। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, अगर जैसे वाटर को हम लेते हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर, मतलब जो लिक्विड में जो स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जो रहने का जो रेंज होता है वो होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लिक्विड NH3 लेते हैं तो ये जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लिक्विड NH3 लेंगे तो इसका जो रेंज होता है हमारा -77.7 डिग्री टू -33.4 डिग्री C तक ये जाता है। H2SO4 को अगर लेते हैं तो ये -10 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉल्वेंट हैं, जैसे ये हो गया हमारा। इसके अलावा हम DMF भी ले सकते हैं। DMF का भी जो है हमारा बहुत अच्छा रेंज मिलता है। DMF का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, वो चार्ट आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। -60 टू 153 डिग्री तक जाता है। मतलब ये इतना लंबा टेम्परेचर का जो रेंज है, इस टेम्परेचर रेंज में ये सारे मतलब ये जो DMF है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर के लिए जो है हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेंज मिल जाता है, मतलब 0 टू 100। इसको ऐसे हम ले सकते हैं 100 - 0 = 100। कहने का मतलब हुआ कि 100 डिग्री का जो रेंज हमको मिलता है उसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप इसको देख सकते हैं, जैसे ये 77 डिग्री है, 77.7 - 33.4 ले सकते हैं। तो ये देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 4 यानी कि 44.3 डिग्री का जो वेरिएशन रेंज होगा उसमें लिक्विड अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में, मतलब अमोनिया जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। DMF हो गया। इसके अलावा हमारा और भी है, जैसे कि एसीटोनाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल जो है हमारा वो -45 टू
82 डिग्री तक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड जो है हमारा वो -14 डिग्री टू 26 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड तो मैं बता चुका हूँ आपको। हाइड्रोजन फ्लोराइड वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी आपको -83 डिग्री टू 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा DCM ले सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसका केमिकल फार्मूला हो गया। इसका जो रेंज होता है हमारा DCM का वो है -98 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना रेंज में ये जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ग्लाइकॉल को हम ले सकते हैं। ग्लाइकॉल भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। ये -58 टू 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो मैं चार्ट बता रहा हूँ इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिक्विड हैं और इनका जो है हमेशा रोल रहता है। और इन सब से भी हमारा जो है नेट में कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो ये जो वेरिएशन रेंज है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको हमेशा याद रखना है। ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद जो अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। कहते हैं कि एक अच्छा सॉल्वेंट जो होता है उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए, क्योंकि विस्कोसिटी कम होगा तो उसका फ्लूइडिटी हाई रहेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मान लीजिए कि सरसों तेल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का आप देखिएगा विस्कोसिटी हाई होता है, चिपचिपा होता है। तो वो अगर फ्लो करना चाहे तो वो बहुत मतलब स्लो उसका जो होता है फ्लोइंग होता है। बट इन केस ऑफ वाटर लेते हैं तो आप देखिए वाटर में बहुत आसानी से फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का विस्कोसिटी कम है। तो इसलिए हम लोग जो भी सॉल्वेंट चूज़ करते हैं तो हम लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए कि उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए। मतलब इसका जो मतलब इसमें जो हम विस्कोसिटी के जो हेडलाइन में लिखेंगे, विस्कोसिटी के हेडिंग के अंदर में कि द सॉल्वेंट मस्ट हैव लो वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड मस्ट हैव हाई वैल्यू ऑफ फ्लूइडिटी। अगर इसका फ्लूइडिटी हाई रहेगा तभी तो इसमें बाकी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो आराम से मूव कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? विस्कोसिटी लो होना चाहिए, फ्लूइडिटी हाई होना चाहिए। अगर ये दोनों बढ़िया रहेगा तब जा कर के इसमें कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, can be easily carried out। तो हमने देखा कि विस्कोसिटी अगर कम रहता है किसी भी सॉल्वेंट का तो उस सॉल्वेंट में क्रिस्टलाइजेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या फिर आपका इवापोरेशन हो गया, प्रिसिपिटेशन हो गया। इस टाइप इवापोरेशन तो का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन बाकी ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये सभी केमिकल रिएक्शन जो है हम आराम से कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न को हम लोग ΔHFUS से भी
डिनोट करते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसको हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स 1 मोल के लिए हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इनटू इट्स सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड है हमारा हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एच वी ए पी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर इन केस ऑफ 1 मोल हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू चेंज इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। 1 मोल सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उस हीट को हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं हम लोग। अब कहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स का क्या ज़रूरत है। तो ये दोनों टर्म्स जो है हमें बताता है कि मतलब अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो हीट ऑफ फ्यूज़न हमको बताता है कि इस मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है किसी भी सब्सटेंस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड स्टेट। हीट ऑफ फ्यूज़न का जो केस है वो सॉलिड स्टेट के लिए हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा रहेगा सॉलिड स्टेट में तो वहाँ पर हीट ऑफ फ्यूज़न ज़्यादा होगा। और इन केस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर लेते हैं तो ये सारी बातें मतलब यहाँ भी आएगी, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। यानी कि अगर किसी भी सॉल्वेंट का अगर लिक्विड स्टेट में अगर वो सॉल्वेंट है तो अगर उसमें हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्वेंट का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद ये दोनों कंडीशन से एक रिलेशन सामने आता है कि हम कैसा सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं और कैसा सॉल्वेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर हम लोग सिंस हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में हम लोग को मतलब बेसिकली हमको ज़रूरत पड़ता है। तो जितना भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो अधिकतर जो भी हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के मतलब अकॉर्डिंगली हमें जो भी सॉल्वेंट चाहिए वो लिक्विड स्टेट में चाहिए। तो इसलिए हम लोग हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाले पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमारे पास तो बहुत सारे सॉल्वेंट हैं, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे कि हम किस सॉल्वेंट को यूज़ करें और किस सॉल्वेंट को यूज़ ना करें। तो उसके लिए एक टर्म आता है ट्राउसन कांस्टेंट। ट्राउसन कांस्टेंट ये जो है एक रेशियो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट TB मीन्स बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट इन केल्विन। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्राउसन कांस्टेंट है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। ये जो है 90 जूल पर केल्विन होता है नॉर्मल लिक्विड के लिए, ये फिक्स है। 88 to 90
के बीच में आता है। 88 to 90 जूल पर केल्विन आता है फॉर नॉर्मल लिक्विड। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मल लिक्विड क्या है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल लिक्विड के लिए ट्राउसन कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वो 88 to 90 जूल पर केल्विन के बीच में आता है। और ये जो नॉर्मल लिक्विड होते हैं, इस लिक्विड को हम मतलब सॉल्वेंट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। जिस किसी भी मतलब लिक्विड का ट्राउसन कांस्टेंट का वैल्यू 90 जूल पर केल्विन के आसपास रहता है, उस सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करते हैं। उस सॉल्वेंट को नॉर्मल लिक्विड बोला जाता है। नॉर्मल लिक्विड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कर सकते हैं। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, सच लिक्विड्स are called normal liquid। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड को नॉर्मल लिक्विड कहा जाता है। और नॉर्मल लिक्विड का जो ट्राउसन कांस्टेंट का वैल्यू है वो 90 जूल पर केल्विन के बीच में आता है। ट्राउसन कांस्टेंट क्या है? एक रेशियो है, और ये जो रेशियो है ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन जूल विथ जूल टू द रेशियो ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ दैट सॉल्वेंट का है। तो यानी कि हम लोग सॉल्वेंट के रूप में उसी सॉल्वेंट मतलब उसी लिक्विड को यूज़ करते हैं जिसका वैल्यू जो है ग्रेटर देन 90 रहता है। वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 90 जूल पर केल्विन। मतलब ये हुआ कि जो भी हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसका वैल्यू जो भी है, गुड नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो कि हम लोग यूज़ करेंगे, गुड नॉन एक्वस सॉल्वेंट शुड हैव द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 90 जूल पर केल्विन ऑफ द ट्राउसन कांस्टेंट। ये एक थर्ड पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट हम देखे थे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हमें ये बताता है कि किस टेम्परेचर रेंज में सॉल्वेंट जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड हमने देखा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम होना चाहिए ताकि फ्लूइडिटी उसका अच्छा रहता है, उसमें फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, प्रिसिपिटेशन और भी बहुत सारे जो रिएक्शंस है वो सब इजीली कैरी आउट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हम देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन के थ्रू एंड हीट ऑफ फ्यूज़न के थ्रू। अगर हीट ऑफ फ्यूज़न ज़्यादा है तो सॉलिड स्टेट में उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर ज़्यादा है तो लिक्विड फेज में उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि नॉर्मल लिक्विड का 90 जूल पर केल्विन आता है, एंड गुड सॉल्वेंट जो भी होते हैं, पोलर सॉल्वेंट हो गया या जो भी सॉल्वेंट है, उसका ट्राउसन कांस्टेंट का वैल्यू जो है 90 जूल पर केल्विन से ज़्यादा होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हम लोग जो भी सॉल्वेंट पर डिस्कशन करेंगे वो हमारा पोलर सॉल्वेंट होगा। पोलर सॉल्वेंट इसलिए होगा क्योंकि जो भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कैरी कराते हैं तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट हो, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनका यूज़ ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए किया जाता है। तो इसलिए हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सिर्फ पोलर सॉल्वेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इतना पॉइंट देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका भी सीधा सा फंडा है, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू
higher the dielectric constant value solute can be easily dissolved in the solvent। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आयोनिक सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें हम लोग कुछ वैल्यू को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग को याद रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। इसमें वाटर का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है 78 होता है, ठीक है। लिक्विड अमोनिया है, HF है, HF का 83 होता है, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, नहीं सॉरी 84 होता है, 84 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका, ठीक है। लिक्विड अमोनिया का जो है वो 22 डिग्री होता है एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। नाइट्रोमीथेन DMSO का जो है 47 होता है। नाइट्रोमीथेन का 35 होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का भी बहुत अच्छा होता है, 110 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। THF का 35 होता है, THF का नहीं सॉरी 7.5 होता है, मुझे याद है इसका। DCM डाइक्लोरोमीथेन का 9.0 होता है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड का 107 होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एसीटोनाइट्राइल ACETONITRILE एसीटोनाइट्राइल का जो है 38 होता है। एंड इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है आपका एसीटोनाइट्राइल, मैंने बता ही दिया। ग्लाइकोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है। ग्लाइकोल का 3.5 होता है। तो ये सारे बहुत सारे सॉल्वेंट है जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वाटर का 78 है, अमोनिया का 22 है -33 डिग्री सेल्सियस, और ये सभी है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट हैं और ये वैल्यू हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। कहते हैं कि ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड हायर द चार्ज सेपरेशन, मतलब कि अगर पोलरिटी ज़्यादा होगा, हायर द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड, इसको आप डिटेल में लिखेंगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ। हायर द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड हायर द चार्ज सेपरेशन, मतलब कि जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इसमें बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा है तो चार्ज सेपरेशन भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो हायर द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड हायर द चार्ज सेपरेशन एंड लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इसको सिंपल हम जो यहाँ लिख रहे हैं, कहने का मतलब हुआ है कि हायर द पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड विच इम्प्लाइज दैट या फिर विच इंडिकेट दैट हायर द चार्ज सेपरेशन, एंड दिस विल इंडिकेट द larger the value of dipole moment, and due to which larger the intermolecular force of attraction
ऑफ द लिक्विड और सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अगर ये लार्जर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसका परिणाम ये होता है कि टेम्परेचर रेंज जो है लिक्विड स्टेट में, जो लिक्विड को मतलब सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हमको ज़्यादा मिल जाता है। तो अगर ये कंडीशन अगर फॉलो होता है तो वो जो सॉल्वेंट होता है वो एक गुड सॉल्वेंट होता है। और गुड सॉल्वेंट में जब भी हम कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसमें लार्जर जो है मतलब ज़्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होता है। मीन्स गुड सॉल्वेंट हैव लार्जर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड when the solute will dissolve in this solvent, large amount of solvation energy will release। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और भी 2-3 पार्ट है जो कि डाइपोल मोमेंट में अगर सॉल्वेंट का अपना डाइपोल मोमेंट है तो उस केस में वो 2-3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अगर फॉर अ सॉल्वेंट इफ द सॉल्वेंट इज पोलर, मतलब अगर सॉल्वेंट पोलर है तो अभी जो हम 2-3 कंडीशन बताएंगे ये सभी कंडीशन जो है फेवर करेगा किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर द पोलर सॉल्वेंट following condition will favor the dissolution of solute। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कोई भी सॉल्वेंट अगर कोई भी सॉल्वेंट पोलर है तो उस केस में आयन डाइपोल इंटरेक्शन जरूर प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम सोडियम क्लोराइड जो है हमारा टेबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि मतलब सॉल्ट को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये Na+ और क्लोराइड आयन में टूट जाएंगे, तो यानी कि सोडियम प्लस चार्ज में ब्रेक होगा और Cl- चार्ज में ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वाटर है, ये जो वाटर का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि ये डाइपोल है। यहाँ पर डाइपोल मतलब 2 पोल, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पोल है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव पोल। मीन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक सॉल्वेशन इफेक्ट आता है। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी कि जब भी कोई भी सॉल्यूट जो है वाटर में, या वाटर नहीं मतलब किसी भी सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करता है तो वहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, और जो सॉल्यूट है हमारा सॉल्वेट हो जाता है। तो जैसे अगर हमारा सोडियम प्लस चार्ज में ब्रेक हो रहा है, मतलब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सॉल्वेट करेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी सॉल्वेशन का जो केस होता है, सॉल्वेशन इज ऑफन रेफर्ड टू हाइड्रेशन when solvent is water। सॉल्वेशन का जो केस होता है, यानी कि ये जो अभी हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सॉल्वेशन का, ये सॉल्वेशन तभी कहलाएगा जब कोई अदर सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जब वाटर प्रेजेंट रहेगा तो उस सॉल्वेशन को हम लोग सॉल्वेशन ना बोल करके हाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडियम आयन जो है
वो मतलब इसका जो है हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन कैसे होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह ओरिएंट होंगे इसके अगल बगल कि वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम प्लस आयन के साइड में जो है अपना मतलब फेस को ओरिएंट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह यहाँ पर होगा, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल फैल जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है कई सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है सोडियम आयन को सॉल्वेट कर लेंगे, मतलब इनके साथ एक अट्रैक्शनल बॉन्ड क्रिएट होगा। और ठीक सोडियम आयन जो है मतलब पॉजिटिव चार्ज है सोडियम आयन के पास, तो वो नेगेटिव वाले पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए हैं। अब आता है हमारा सोडियम के बाद क्लोराइड, जो अभी हम पहले लिखे थे। तब क्लोराइड आयन जो है उसको वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव साइड होगा वो सॉल्वेट करेगा। तो ये कुछ इस तरह होगा। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ इस तरह का मतलब सॉल्वेशन होता है, जो कि अगर सॉल्वेंट वाटर है तो यहाँ पर उसको हम हाइड्रेशन बोलेंगे, तब जाकर के ये करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा, जो कि है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वाटर के केस में कुछ इस तरह होगा, या और भी कुछ सॉल्वेंट का केस में हमें इस तरह का कंडीशन मिलता है। इसके अलावा अगर कैटायन हमारा स्मॉल है, जैसे हम जो भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट का भी एक कैटायनिक पार्ट होगा, एक एनायनिक पार्ट होगा। तो अगर स्मॉलर कैटायन रहता है या फिर मेटल सॉल्ट रहता है, तो वहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो एक जो है टाइप ऑफ मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के फॉर्म में वर्क करता है। इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। in case of smaller cation or like a metal salt, the क्या बोलते हैं सॉल्वेशन, the solvation of metal in the solvent is actually the metal ligand interaction। ये हो गया। अब इसके अलावा हम लोग कुछ सॉल्वेंट देखेंगे, जिस सॉल्वेंट का मतलब एक मतलब हम लोग एक चार्ट भी देखेंगे, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे किस सॉल्वेंट का जो है हायर कैपेबिलिटी होता है कोऑर्डिनेट करने का। तो ये जो एक बॉन्ड हुआ यहाँ पर जो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन हो रहा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल सकते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटिंग पावर होने के कारण जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होने के कारण इस तरह का हमको इंटरेक्शन मिलता है। तो अब इसमें हम लोग कुछ सॉल्वेंट को देखेंगे जो कि जिनका पावर जो है सॉल्युबिलिटी के लिए किस तरह है। तो the
order of coordinating power of some common solvent towards the metal is, सबसे ज़्यादा पावर होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का। फिर आता है डीएमएफ और वाटर का जो है कोऑर्डिनेटिंग कैपेसिटी लगभग सेम होता है। फिर आता है एसीटोन और CH3CN दैट इज एसीटोनाइट्राइल का कैपेसिटी लगभग सेम होता है। उसके बाद आता है एसीटोन के बाद आता है नाइट्रोमीथेन CH3NO2। उसके बाद आता है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। उसके बाद आता है डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2। तो ये देयर आर सम कॉमन सॉल्वेंट which is used to dissolve the metal salt, and here in this case metal cation, and there is some coordinating interaction between the metal cation and this solvent, and this is used for the dissolution of solute in the solvent। तो डाइपोल मोमेंट होने के कारण हमने देखा कि जो भी सॉल्वेंट है उनका जो कंडीशन था, जैसे कि हमने देखा पहले, अगर पोलरिटी ज़्यादा है तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होता है, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर ये सभी कुछ मतलब ज़्यादा होंगे तो लिक्विड जो है लार्ज टेम्परेचर रेंज तक जो है, मतलब सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या कंडीशन फेवरेबल होता है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, अभी हम लोग उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और उसमें फर्स्ट हमने देखा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, सेकंड होता है पाई बॉन्डिंग इंटरैक्शन, pi bonding interaction, plays an important role for dissolution of solute in solvent। इसका कुछ एग्जांपल्स अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक सॉल्ट हम लोग लेते हैं AgClO4, it can dissolve in benzene, AgClO4 can dissolve in benzene, और इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि बाय फॉलोइंग इंटरेक्शन। अब वो इंटरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एन इंटरेक्शन takes place
between filled metal d orbital electron and and pi empty empty pi star orbital of बेंजीन। यहाँ पर क्या होता है कि मेटल का जो डी, जो हमारा इसको यहाँ सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल का जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड रहता है। एंड बेंजीन के केस में क्या होता है कि इसका जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो खाली रहता है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल में जाता है और एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है, एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और जिसके कारण ये जो सॉल्यूट है, ये जो हमारा सॉल्ट है, इस सॉल्वेंट में मीन्स बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसका ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसमें और अभी हम एक दो एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं एसीटोनाइट्राइल का। एसीटोनाइट्राइल कैन dissolve copper iodide and silver iodide in this। मतलब एसीटोनाइट्राइल में जो है कॉपर आयोडाइड हो गया या फिर सिल्वर आयोडाइड हो गया, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पर दूसरा केस फॉलो होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड दिस मेटल सॉल्ट। ये एक अलग टाइप का इंटरेक्शन हुआ, पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन अलग था। इसमें जो है आपका कॉम्प्लेक्सेशन होता है विथ सॉल्वेंट एंड दिस कॉपर आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के केस में। तो डाइपोल मोमेंट अगर सॉल्वेंट में है तो अब तक हम लोग तीन टाइप का इंटरेक्शन देख चुके हैं। फर्स्ट हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन, सेकंड हो गया पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन, थर्ड हो गया ये जो मेटल कॉम्प्लेक्सेशन होता है बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में। तो ये थ्री टाइप्स हो गया। अब ये जो है ये थ्री टाइप्स जो है मतलब अंडर द केस ऑफ डाइपोल मोमेंट और द पोलर सॉल्वेंट के केस के लिए काफ़ी है। और इसके अलावा भी और एक दो पॉइंट्स हैं, लेकिन बट वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग बस यहीं तक रखेंगे। तो कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए और स्टडी कीजिए और रिवाइज कीजिए। बाय बाय।